स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे और वहां जनजातीय समुदाय के लिए जो योजनाएं दी गई हैं उनसे उनके विकास पर क्या फर्क पड़ेगा और किस तरीके से केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास को लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। करेंगे आज इस पर ही चर्चा है, लेकिन साथ ही साथ न्यूज नाइट पे अगले घंटे में आपको बताएंगे कि बिहार में भी अब कल यानी सोमवार के दिन जो भाजपा और जदयू की सरकार है उन्होंने विधानसभा में अपना विश्वास मत के लिए भी अब कल उनका विश्वास मत है, तो देखना होगा कि क्या निकलकर वहां से, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में ही हैं। लेकिन साथ ही आज दिन भर की सारी खबरें लेकर हम तैयार हैं, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 7300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की स्थापना का किया ऐलान। वंचितों और पिछड़ों को बताया सरकार की पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को किया संबोधित। कहा, जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव। लूट और फूट को बताया कांग्रेस का ऑक्सीजन। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 के पार का किया दावा। पीएम मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, केवल वैदिक ऋषि ही नहीं बल्कि राष्ट्र ऋषि भी थे महर्षि दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग अमृतकाल में करोड़ों लोगों में कर रहा है आशा का संचार। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत सोमवार को नवनियुक्त युवाओं को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। पीएम मोदी की उपस्थिति में श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का होगा शुभारंभ। प्रत्यक्ष कर संग्रह में जबरदस्त उछाल। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17% से अधिक और शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 20.66% से अधिक की वृद्धि। चालू वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड जारी। सोमवार को होने वाले विश्वास मत से पहले बिहार में सियासत तेज। पटना में बैठकों का दौर। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से वापस लौटे। आरजेडी के सभी विधायकों को रोका गया तेजस्वी यादव के घर। भाजपा ने बोला हमला। कहा, आरजेडी को सता रहा है विधायकों के भागने का डर। कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी पर बोला जमकर हमला। पूछा, क्या कांग्रेस में रहने के लिए चमचागिरी है जरूरी? राम और राष्ट्र से किसी भी हाल में समझौता नहीं। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के बाद सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे नवाज शरीफ। नवाज लीग और एमक्यूएम में गठबंधन पर सहमति। चुनाव में धांधली के आरोप को लेकर इमरान खान की पार्टी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण था, जब प्रधानमंत्री ने झाबुआ में रेल और शिक्षा के साथ साथ जलापूर्ति और पीने के पानी से जुड़ी लगभग 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, जिससे इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जनजातीय समाज के विकास को अनदेखा करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक और बड़ी सौगात है। पीएम ने झाबुआ में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला शामिल है। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इन रेल परियोजनाओं से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय की भी घोषणा की।
खरगोन का क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय 170 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा है। इसकी शुरुआत 2024-25 के सत्र से हो जाएगी। विश्वविद्यालय से 5 जिलों के 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। पीएम ने कहा कि जनजातीय समुदाय की शिक्षा के लिए तेजी से काम हो रहा है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने जलापूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत बनाने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। साथ ही पीएम ने 3,275 करोड़ रुपए से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान की मासिक किस्त भी ट्रांसफर की गई। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी किए। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि वन संपदा कानून में बदलाव करके आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य की अनदेखी की। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरण का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होंगे। पीएम ने कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार दिया। इनको लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। युवाओं ने विश्वविद्यालय की स्थापना को बहुत लाभकारी बताया। बहुत ज्यादा फायदा होगा जनजातीय लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो या बाहर जाते, जैसे कि बेंगलोर ये फिर रतलाम है, इंदौर जाते हैं, पर इससे क्या है यहाँ स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। दूसरे राज्यों में जाकर जो पढ़ाई कर रहे थे उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। और पढ़ाई शिक्षा के स्तर पर मोदी जी ने जो कदम उठाया है, शिक्षा के प्रति युवा जागरूक होंगे। पीएम के हाथों मिला विकास परियोजनाओं का तोहफा झाबुआ और आसपास के जिलों में न केवल अवसरों के नए द्वार खोलेगा, साथ ही देश की विकास यात्रा में जनजातीय समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज झाबुआ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाएं दी हैं, उससे हटकर अगर हम जनजातीय समुदाय को लेकर केंद्र सरकार की सोच की बात करें तो हम यही पाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग मोर्चों पर केंद्र सरकार ने देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए काम किया है। कुछ तस्वीर आपके सामने कुछ आंकड़ों के माध्यम से और महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से रखना चाहेंगे, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के कल्याण की बात करते हैं तो जहां इनकी आबादी लगभग 11.25 करोड़ है, यानी जनसंख्या का 8.6%, जो 2011 के सेंसस के अनुसार है, और आबादी जाहिर है कि अब तक बढ़ चुकी है। लेकिन संविधान अनुच्छेद के हिसाब से 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं जो हमारे देश में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के सम्मान को लेकर ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बजट की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें देश में जनजातीय समाज का कल्याण करना है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम देखें तो 2013-14 में जहां 4,296 करोड़ के करीब बजट था, उसके बाद 2019 में ये 6,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। लेकिन 2023-24 का आंकड़ा दिखाता है कि ये 12,000 करोड़ से अधिक है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में ये 3 गुना बढ़ चुका है। वहीं अगर सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान।
और 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 बुनियादी सुविधाएं हर जन तक पहुंचे। खासतौर पर जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं ये भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनकी निगरानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए पीएम गति शक्ति मंच पर भी एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से निगरानी की जा रही है कि लक्ष्यों को हम हासिल करने की दिशा में सही तरह से बढ़ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि कैसे सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली उसके बाद से ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया और अब ये लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में 40 साल से कम उम्र के जो ट्राइबल्स हैं, युवा हैं, उन्हें 8 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच की जाए। तो सिकल सेल एनीमिया मिशन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है क्योंकि उनके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। वहीं हम देखते हैं कि किस तरीके से जनजातीय विकास मिशन भी काम कर रहा है और इसके जरिए उद्यमशीलता के, आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बने। और वोकल फॉर लोकल की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन बाय ट्राइबल के नारे को भी बुलंद किया जा रहा है। एक उदाहरण आपके सामने कि लगभग 3900 से अधिक वनधन विकास केंद्रों को मंजूरी मिली है जहां वो अपने उत्पाद बेच सकते हैं और इससे लगभग 12 करोड़ के करीब लोगों को इसका लाभ, 11,83,000 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलता भी नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और योजना जो चलाई जा रही है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम, जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है केंद्र सरकार का, लेकिन ये आय और स्वरोजगार के लिए ऋण देता है और ये भी रियायती दरों पर ऋण देता है। एक उदाहरण आपके सामने कि पिछले 9 वर्षों पर जब नजर डालें तो हम पाते हैं कि लगभग 9.25 लाख लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। तो यानी योजनाएं जो चल रही हैं उनका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। कौशल भारत मिशन के तहत भी हम देखते हैं कि कैसे 6.5 लाख से अधिक लाभार्थी प्रशिक्षित हो चुके हैं। कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अलग अलग कार्यक्रमों के तहत भी ये विकास हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है। जल जीवन मिशन जो अनुसूचित जनजाति वाले, जहां ये इनकी तादाद ज्यादा है, ऐसे आवासीय क्षेत्रों में भी देखा गया है कि लगभग 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को पाइप से जल उपलब्ध हो चुका है, यानी ये सुविधा भी उन तक पहुंच रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो 2014-15 के बाद से अब तक जो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, ऐसे लगभग 1.5 करोड़ परिवार हैं जिन तक शौचालय पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसान सम्मान निधि की, तो हम जानते हैं कि देश भर के किसानों को इसका लाभ हो रहा है, लेकिन इन सभी किसानों में करीब 1 करोड़ एसटी किसान भी शामिल हैं जिन्हें इसका लाभ मिल पाया है। इसके अलावा अगर हम छात्रवृत्ति की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किया है ताकि ये सशक्त हो सकें। ऐसे में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के साथ साथ विदेश में पढ़ाई करने के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति भी इन्हें दी जाती है। और आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि अप्रैल से दिसंबर 2023 के बीच इन्हीं महीनों में अगर हम देखें तो 32 लाख से अधिक छात्र 1692 करोड़ तक के रुपया इनको वितरित छात्रवृत्ति के जरिए कर दिया गया है। 2018-19 से समग्र शिक्षा योजना भी शुरू हो रही है जिसका एक ही लक्ष्य है कि जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है वहां पर नामांकन बढ़े, लैंगिक समानता बढ़े और बच्चे ड्रॉप आउट्स ना हो, यानी वो स्कूल में रहें और पढ़ाई करें। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उदाहरण हम सबके सामने है। 2023 तक 694 विद्यालयों को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन इस वक्त देश में 400 से अधिक एकलव्य विद्यालय चल रहे हैं जिसमें 1,18,000 से अधिक छात्र शिक्षा पा रहे हैं। और ये आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों का जीवन बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? आंकड़े इसकी गवाही पेश करते हैं। आपके सामने पेश करना चाहेंगे ये भी आंकड़े कि शिक्षा को लेकर जो सरकार काम कर रही है किस तरीके से वो आंकड़ों में भी नजर आता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से 13-14 में पहले 98 से उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ चुका है। उसके आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि सेकेंडरी स्तर पर भी आंकड़ा बढ़ा है, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर भी आंकड़ा बढ़ा है। और वहीं उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ भी पहले 11% ही था, लेकिन अब वो बढ़कर लगभग 19% तक हो रहा है, जो ये दिखाता है कि हर स्तर पर आदिवासी छात्र शिक्षा पा रहे हैं और शिक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। और ये आंकड़े ये भी तस्दीक देते हैं कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं इन तक पहुंच भी पा रही हैं और यही उम्मीद देता है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदल सकती है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, क्योंकि केंद्र सरकार जब अनुसूचित जनजाति के विकास की बात करती है
तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। लेकिन जब हम इस चर्चा की बात करें उससे पहले एक और खबर आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं, मध्य प्रदेश के झाबुआ में थे और अब की बार 400 के पार झाबुआ में प्रधानमंत्री जब जनजातीय महाकुंभ में जनता के बीच पहुंचे तो एक बार फिर इसी नारे को बुलंद भी किया और जनता के विश्वास को इसका आधार बताते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। लेकिन साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लूट और फूट में जुटी कांग्रेस का 2024 में सफाया तय है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रधानमंत्री के शानदार स्वागत का ये नजारा जोश और उत्साह को साफ दिखा रहा है। डबल इंजन सरकार की विकास की डबल स्पीड को सराहते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था, जबकि भाजपा उसे विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। पीएम ने कहा कि 2023 में कांग्रेस की छुट्टी हुई, अब 2024 में इसका सफाया तय है। पीएम ने कहा कि अब तो विपक्षी नेता भी मान रहे हैं कि एनडीए 24 में 400 पार होगा। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों के लिए जनता का आभार जताने आए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके दोस्तों को बस लूट और लड़वाने में ही महारत है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद अब अलग अलग नामों पर लड़वाने और बांटने की साजिश में लगी है। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है। देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। झाबुआ में पीएम के संबोधन के दौरान दिल को छू लेने वाला एक नजारा भी देखा गया। पीएम ने उनकी तरफ देखकर लगातार हाथ हिला रहे एक छोटे से बच्चे के इस प्यार को सराहा। बेटा तुम्हारा हाथ दुख जाए, दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया मिल गया तेरा प्यार, अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया, शाबाश। झाबुआ में प्रधानमंत्री का संबोधन जनजातीय कल्याण के साथ साथ मध्य प्रदेश के विकास और देश की रफ्तार को रेखांकित करने वाला रहा। राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी जनादेश देने पर पीएम ने जनता का आभार तो जताया ही, साथ ही ये विश्वास भी जाहिर किया कि 24 की कामयाबी और भी बड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जनता का आभार जिससे मिल रहा है भाजपा को आत्मविश्वास। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा किस तरीके से केंद्र सरकार जनजातीय विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं में इसे लेकर आगे बढ़ रही है। वक्त एक ब्रेक का। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए
SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात कर लेते हैं जनजातीय विकास की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में विकास योजनाएं दी जिससे इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को बहुत लाभ होगा। तो एक बार फिर केंद्र में, चर्चा के केंद्र में आता है मुद्दा जनजातियों के सशक्तिकरण का, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नुपुर तिवारी, स्पेशल डायरेक्टर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और साथ ही प्रफुल्ल केतकर जी, संपादक ऑर्गेनाइजर के। दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर नुपुर, एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रखी, वो ये कि हमारे लिए आदिवासी समुदाय मात्र एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक भावनात्मक मुद्दा भी है। और उसके बाद हमने तमाम योजनाएं तो देखी हैं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस इंस्टीट्यूट में रहते हुए बहुत करीब से इनके विकास को इतने सालों में देखती आई हैं, ऐसा क्या बदला है पिछले 10 सालों में जो आज़ादी के 7 दशक में भी नहीं हो सका, और कैसे ये संभव हुआ? कैसे इन लोगों की जिंदगी में ये बदलाव एक बड़ी तस्वीर प्रस्तुत करते भी नजर आ रहे हैं? मैं इस आपके इतने बड़े प्रश्न का सिर्फ एक संक्षेप में शुरुआत ये करूंगी कि सबसे बड़ा बदलाव तो यही हुआ है कि ये सारे प्रोग्राम जो हैं इनकी ऑब्जेक्टिव है रीचिंग टू द लास्ट माइल। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो आखिरी इंसान खड़ा है उस तक ये सारी योजना पहुंच जाए। ये सिर्फ योजनाएं बनाई ही नहीं गई हैं, उन तक पहुंचाने की भी पूरी जो एक मार्ग है उसकी प्लानिंग पूरी बना करके दी गई है। जैसे पीएम जनमन की आप अभी बात जो कर रही थी, ये प्रधानमंत्री जनमन की जो बात है पीवीटीजीज कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये इनकी 75 कम्युनिटीज़ हैं पूरे भारत में, 18 स्टेट्स में हैं। ये सबसे ज़्यादा ही लुप्त होती एक आप उसे आदिवासी की संख्या से कह सकते हैं, और ये कम्युनिटी है। इनके लिए 22,000 करोड़ पहली बार इतना बड़ा एक आंकड़ा दिया गया है। और ये सिर्फ आंकड़ा ही नहीं है बल्कि ये कन्वर्जेंस मोड में काम करेगा। इसका मतलब है कि 9 मंत्रालय को इसमें जोड़ा गया है और 11 इनिशिएटिव ली गई है। और ये देखा गया है कि सबसे रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट एरिया में जो प्रोविजंस हैं और पब्लिक डिलीवरी की एंड सर्विसेज की, वो सैचुरेटेड मोड में यहाँ तक पहुँचे। जैसे कि ये क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे सेफ हाउसिंग जो है, सभी के पास एक पक्का मकान होना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, शुद्ध पानी पीने को मिले और इनकी जो है सैनिटेशन भी पूरी इन्हें ध्यान दिया जाए। एडुकेशन की बात करें तो ये प्रोविजन एक इसमें इंटरवेंशन ये भी है कि सभी को एक जो है
अच्छा एजुकेशन मिले और ये देखा जाए कि ड्रॉप आउट रेट ना आगे हो और इनरोलमेंट रेट भी उतना ही ज्यादा हो। यानी डॉक्टर नूपुर तिवारी, अगर संक्षेप में बात करें तो ये जो बुनियादी सुविधाओं की हम बात करते हैं वो सुविधाएं भी इन तक नहीं पहुंच पाई हैं। आप पीवीटीचीज यानी अति पिछड़े जनजातीय समूहों की बात कर रही हैं, तो ये बुनियादी सुविधाएं, पीने का पानी, घर, स्वास्थ्य इत्यादि, शिक्षा, ये उन तक पहुंचनी चाहिए आजीविका के अवसरों के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं प्रफुल्ल जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, हमने हर बार देखा कि कैसे जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र के लोकसभा चुनाव हो, लेकिन जब भी कहीं भी चुनाव होते हैं जहां आदिवासी समुदाय महत्वपूर्ण तादाद में होते हैं, वहां हर बार जब एनालिसिस होते हैं तो एक सवाल रहता है कि जनजातीय समुदाय किस तरफ जाएगा, क्या उनका रुझान होगा इत्यादि। यानी अभी तक जनजातीय समुदाय को मात्र एक वोट बैंक के तौर पर तो देखा जाता रहा। अब आपको क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए जनजातीय विकास, जनजातीय समुदाय का विकास जरूरी है, तो क्या इसे राजनीतिक चश्मे से देखना जरूरी है? क्योंकि एक वर्ग है जो इसे राजनीति के चश्मे से ही देखता है। आपका म्यूट है प्रफुल्ल जी। नहीं, मेरा चल रहा है। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, हुआ क्या है कि स्वाधीनता के बाद भी हमने जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी, चाहे फॉरेस्ट लॉज हो या उनकी नीतियां हो, उन्हीं चश्मे से हमने सारे जनजाति क्षेत्र को देखा। वास्तविकता यह है कि चाहे टंट्या भील हो या बिरसा मुंडा हो, उनके नामों का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए तो प्रयोग हुआ, वोट बैंक की राजनीति के लिए तो प्रयोग हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से उनके सपनों के आधार पर उन जनजातियों को अपने विकास की प्रक्रिया में जोड़ना और ये करते हुए उनके जो संस्कृति है और उनके मूल संसाधन है, उनकी मालकियत, उनका जो उसका एक अलगपन है, उसको भी बनाए रखना। एक अलग अप्रोच जो दिखता है। पहली बात तो 4 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ का ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री का एलोकेशन होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे जो लगती है वो अप्रोच की लगती है। इसमें केवल जनजातियों को सरकार पर निर्भर बनाने का नहीं है, तो उनको सही में चाहे स्वयं रोजगार के हो, चाहे वो विकास के प्रक्रिया में वहां के संसाधनों के आधार पर उद्यमिता के अवसर हो। जैसे अभी 7,500 करोड़ की योजनाओं का आज प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, उसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो महिलाओं को जिस तरीके से उनके आहार अनुदान की मासिक किस्त मिल रही है। अब जनजाति क्षेत्र में देखिए क्या होता था इसके कारण, तो देश विरोधी माओवादी तत्व हो या उनके संस्कृति से जड़ों से काटने वाले मतांतरण के तत्व हो, ये इनकी इस स्थिति का फायदा अभी तक उठाते थे और उसी के इर्द गिर्द सारा जनजाति का विमर्श घूमते रहता था। बिल्कुल। लेकिन आज जो बदलाव है, जब वहां तक रेल पहुंचती है, जब वहां तक मोबाइल का नेटवर्क पहुंचता है और उसके साथ साथ शिक्षा और आहार से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं पहुंचती है, तो एक आत्मविश्वास भी जगता है और उस आत्मविश्वास के आधार पर विकास की प्रक्रिया में अपने तरीके से अपना रास्ता खोजने की मानसिकता भी उन समुदायों में बढ़ती है। यानी उनका सशक्तिकरण हो पाता है। जी जी, अप्रोच में अंतर, और ये अंतर एक बदलाव की बड़ी परिभाषा तैयार करता नजर आता है। लेकिन डॉक्टर नूपुर तिवारी, जब हम बात करते हैं इस समाज की, तो अभी शिक्षा की बात हो रही थी, 9 सालों में 3 करोड़ से अधिक ट्राइबल स्टूडेंट्स ने छात्रवृत्ति ली है और 6,000 छात्र आदिवासी क्षेत्रों के ऐसे हैं जो एम्स, IIMs, IITs तक पहुंच पाए हैं। जमीन में ये जो बदलाव की बयार है, ये किस तरह से जनता की आकांक्षाओं को बढ़ाती भी नजर आ रही है। अब वो भी क्या ये समझने लगे हैं कि हमें भी आगे बढ़कर मांगना होगा, अपने अधिकारों को लेना होगा। जन जंगल जमीन का नारा हम सुनते आए हैं, लेकिन जमीन पे किस तरह का परिवर्तन देखती आई हैं आप? जी जरूर, जैसे आपने फेलोशिप की बात करी, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है, जो PhD करने के लिए इन्हें फेलोशिप दी जाती है।
और ये बहुत ही बड़ा एक मूल आप उसे कहते हैं कि मॉनेटरी सपोर्ट भी है। इसके साथ मंत्रालय इसका भी ध्यान देता है कि इनकी बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग है और इन्हें इसके अलावा भी जो एक मेंटरशिप दी जाए उसको भी देने की कोशिश की जाती है वेरियस वर्कशॉप सेमिनार्स के थ्रू। इसके अलावा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज अब्रॉड, काफ़ी मात्रा में ये जो छात्रवृत्ति और जो फेलोशिप है इसको इन लोगों ने अवेल किया है। और IITs और विदेश में भी आप देखिए कि काफी ही चुनिंदा और अच्छे यूनिवर्सिटीज किस तरह का बदलाव आप इससे समाज में, इन अनुसूचित जनजाति के लोगों के समाज में आप देखती हैं? जब आप अध्ययन करते होंगे तो ये तमाम आंकड़े आपके सामने आते होंगे, लेकिन किस तरह का बदलाव की तस्वीर पृष्ठभूमि तैयार करते दिखते हैं ये आंकड़े? आप पहले देखिए कि अगर कुछ इनके पास फेलोशिप नहीं रहती थी, किसी ने किसी तरह से अगर PhD में कर भी लिया एनरोलमेंट, लेकिन फेलोशिप नहीं है तो उसको कंटिन्यू नहीं करते थे, बीच में ही छोड़ देते थे। ड्रॉप आउट रेट बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अभी जो एक बहुत अच्छी फेलोशिप इन्हें मिल रही है जिसके कारण ये अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर ले रहे हैं। कंटिन्यूएशन के बाद भी आप देखिएगा कि जो लोग विदेश चले गए हैं, क्योंकि कितनी सारी वर्कशॉप मैंने भी कराई है, वो विदेश से भी इनके मेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं एक कम्युनिटी के लिए, या जो बच्चे जिन्होंने नया एनरोलमेंट किया है वो अपनी छात्रवृत्ति पूरी कंटिन्यू करते रहें और ये PhD हुआ या फिर जिस तरह की भी इन्हें फेलोशिप मिल रही है उसको कंटिन्यू करते रहें। तो एक कम्युनिटी के अंदर ही जो पहले के बच्चे हैं वो मेंटरशिप भी प्रदान कर रहे हैं। यानी ये बात स्पष्ट है कि ये जो युवा हैं आज के, ये अमृतकाल में अपना देश निर्माण में योगदान देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, संक्षेप में एक बात और, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा, लेकिन क्या ये इस बात का भी संकेत है कि अब आज की जब हमारी जनता जागरूक हो रही है तो पहले की सरकारों ने क्या नहीं किया, अब उसको आंकने की ताकत भी वे रखते हैं? बिल्कुल ममता जी, देखिए ऐसा है कि चाहे खाम का नारा हो, चाहे इन जनजातियों के, ऐसा नहीं है कि पहले ये घोषणाएं नहीं हुई थी या उसकी योजनाएं नहीं बनी थी। उनको पहुंचाने का जरिया जो डिलीवरी है ग्राउंड पर और उसके प्रति अप्रोच, मैंने जैसे कहा कि इनका पिछड़ापन ही उनको वोट बैंक बनाए रखने की सबसे अच्छी ताकत मानी जाती थी। लेकिन आज जब वन संपदा के कानून में बदलाव हुए हैं, वन भूमि के संबंधित अधिकार उनको लौटाए गए हैं, या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक अभियान छेड़ा गया है, या वहां तक रेल पहुंची है, या स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग अवसर उनको प्रदान किए जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी इस विकास प्रक्रिया में एक भागीदारी, और वो भी उनकी संस्कृति को, उनकी पहचान को बनाए रखते हुए, मुझे लगता है इन दोनों का मेल जिस तरीके से ग्राउंड पर डिलीवरी के रूप में दिख रहा है वो एक बड़ा अंतर आया है। और उसके कारण ये आंकड़े केवल सरकारी आंकड़े नहीं है, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं ग्राउंड पर हमको निश्चित रूप से दिख रहा है। इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि खरगोन में मामा टंट्या भील, इनके नाम से विश्वविद्यालय बनना, जिनको ब्रिटिशों ने एक तरीके से आतंकवादी कहा था, जिनको एक तरीके से ब्रिटिशों ने नकार दिया था, और हमने 75 वर्षों में कभी भी उनको एक स्वतंत्र सेनानी की तरह, जिन्होंने पूरे जनजाति क्षेत्र में एक तरीके से स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का एक आंदोलन छेड़ा, उस टंट्या भील के नाम से विश्वविद्यालय बनना मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा एक स्वाभिमान का और शिक्षा का, और दोनों के संदर्भ में उन जनजातियों का एक गौरव है। बिल्कुल, तो यानी अपनी पहचान बनाए रखते हुए, अपनी विरासत को सहेजते हुए विकास की दिशा, इसी मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे दोनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर है कि जनजातीय समाज विकास करेगा तो हमें विकसित भारत की संकल्पना को भी साकार करने में सहायता होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती पर आयोजित समारोह को आज संबोधित किया। ये समारोह गुजरात के मोरबी में स्थित स्वामी जी की जन्मस्थली टंकारा में हुआ। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक अलग प्रभाव है। पीएम ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वे एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति
और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के मन में भारत को लेकर जो विश्वास था, अमृतकाल में हमें उसी विश्वास को अपने आत्मविश्वास में बदलना होगा। पीएम ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी के लिए महर्षि दयानंद जी के संदेश को याद किया। महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए कुल 14 नामों का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 7 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनमें आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह, डॉक्टर संगीता बलवंत, नवीन जैन के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने बिहार से 2, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड से एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट, पश्चिम बंगाल से समीक भट्टाचार्य, हरियाणा से सुभाष बराला, बिहार से धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। राज्यसभा में यूपी कोटे की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 27 फरवरी को मतदान होगा। विधानसभा में भाजपा की मौजूदा सदस्य संख्या के लिहाज से 10 में से 7 सीटें भाजपा को मिलना तय है। राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा का गठबंधन होने पर एनडीए को 8वीं सीट पर भी जीत मिल सकती है। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी ने प्रत्याशियों के लिए पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सुधांशु त्रिवेदी, विजयपाल सिंह तोमर के नामों पर केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से निर्णय होना है। वहीं प्रदेश से बाराबंकी की पूर्व सांसद एवं प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत दावेदार हैं। प्रियंका अनुसूचित जनजाति से हैं, तो वहीं महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। प्रियंका को उम्मीदवार बनाने से पार्टी एक तीर से 2 निशाने साध सकती है। तो वहीं प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य भी मजबूत दावेदार हैं। अमरपाल 2022 में ऊंचाहार से विधानसभा चुनाव हार गए थे। पिछड़े वर्ग से होने और पार्टी में काम करने का लंबा अनुभव होने के नाते उनकी भी मजबूत दावेदारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह क्षत्रिय समाज से हैं। विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा और भाजपा में उनका लंबा अनुभव होने के साथ साथ संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ है। दिनेश शर्मा पूर्व में संगठन मंत्री रहे हैं। संघ से भाजपा तक लंबा अनुभव होने के नाते पार्टी और सरकार के एक वर्ग उनकी पैरवी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और देश के विख्यात कवि कुमार विश्वास का नाम भी चर्चा में है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है। बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यही कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन।
तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति की, क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कल सोमवार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेगी और साथ ही स्पीकर के खिलाफ सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी कल ही चर्चा होनी है। और इसे देखते हुए राजधानी पटना में रविवार का दिन राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहा। राजनीतिक गलियारों में दल बदल की अफवाहों के बीच सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। हर कोई एक ही बात कह रहा है कि खेला हो चुका है, पर किसके गुट में यही देखना बाकी है। राजद की खेला होगी कि जुमलेबाजी के बीच बिहार में विश्वास मत से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बैठकों के दौर के साथ ही विधायकों की विधानसभा में उपस्थिति को सुनिश्चित करने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोक लिया है। उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं है। सोमवार तक आरजेडी विधायक यहीं रहेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें डर है कि विधायक खूंटा उखाड़कर भाग न जाएं, क्योंकि वे वंशवाद और भ्रष्टाचारी जमात में रहना नहीं चाहते हैं। डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि विश्वास मत से पहले स्पीकर को हटाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 का आंकड़ा जरूरी है। जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। इस बीच विश्वास मत से पहले जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। 3 लाइन की व्हिप में विश्वास मत के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। इससे पहले विधायकों को पटना में जदयू नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर बुलाया गया था। हालांकि इस भोज में 6 जदयू विधायक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जदयू विश्वास मत हासिल करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हमें इस बात का पूर्ण भरोसा है कि बहुमत हमें ही हासिल होगा, क्योंकि आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। चिंता तो उनको करनी है जो एक तरफ दावा करते हैं कि खेला होगा, और दूसरी तरफ इतने आशंकित हैं। सभी विधायकों को रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं कि चादर बिछाकर, गद्दा बिछाकर वहीं सोइए, लेकिन अपनी निष्ठा पार्टी के प्रति साबित कीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि जो होना था वो हो चुका है, अब किसी खेला की गुंजाइश नहीं है। अब सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल में जब लोकसभा का चुनाव होगा। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में दलगत स्थिति इस तरह है। राजद 79, कांग्रेस 19, वामदल 16, भारतीय जनता पार्टी 78, जनता दल यूनाइटेड 45, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर 4, निर्दलीय 1, AIM 1। बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। एनडीए के पास 128 विधायक हैं। जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसी दिन तेजस्वी यादव ने खेल अभी खत्म नहीं हुआ है,
खेल तो अब शुरू होगा का बयान दिया था। उसके बाद से ही विधायकों के खरीदो फरोख्त की अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, जो अब पटना वापस लौट आए हैं। अब लगता है कि तेजस्वी के खेला का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अब वो खुद अपने विधायकों की बाड़ाबंदी में जुट गए हैं। अब तो चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव भी खुद की पार्टी में टूट के डर से भयभीत हो गए हैं। सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से निष्कासन पर सवाल किया कि क्या कांग्रेस में रहने के लिए झूठ बोलना और राम का अपमान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निष्कासन तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात का है, क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना ज़रूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकालने का पत्र जारी करते हुए उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के दौरे पर कर्नाटक में हैं, जहां महत्वपूर्ण पार्टी बैठकों के अलावा अमित शाह सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। समाज के कल्याण के लिए सुत्तूरू मठ और उनके संतों के योगदान को सराहते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व मंच पर सम्मान दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। अपनी मैसूरू यात्रा के दौरान अमित शाह सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के साथ साथ योग, आयुर्वेद और भारतीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। अमित शाह ने अयोध्या में सुत्तूरू मठ की एक शाखा खोलने का निर्णय लेने के लिए श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी की सराहना की। 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमित शाह ने समाज के कल्याण के लिए सुत्तूर मठ और उनके संतों के योगदान को भी सराहा। सुत्तूर मठ ने भी अयोध्या में अपना काम शुरू करने का, अपनी शाखा खोलने का निर्णय किया है, इसलिए मैं सुत्तूर स्वामी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने भाजपा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने लोकसभा के चुनाव रणनीति पर चर्चा की। साथ ही मैसूरू क्षेत्र की 4 लोकसभा सीट के पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की। We discussed in detail about the strategy for the upcoming Lok Sabha elections, and all our leaders have assured our Home Minister that Bharatiya Janata Party, JDS put together, we will fight all the 28 Lok Sabha constituency unitedly, and we will put 100% efforts to win all the 28 Lok Sabha constituencies. इसके अलावा अमित शाह ने चामुंडी हिल्स का दौरा भी किया और मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ प्रहलाद जोशी और कर्नाटक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र उनके साथ मौजूद रहे। आशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कितनी देर कर दी आने में, कितने परेशान थे हम तुम्हारे बिना। तुम्हें कुछ हमारा ख्याल था कि नहीं? मेरी और दीदी की तो पढ़ाई तक छूट गई थी, तुम तो थे नहीं। माँ ने कितनी ठोकरें खाई है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनकी सेहत कितनी बिगड़ने लगी थी भाई साहब। हर महीने कोई ना कोई बीमारी, डॉक्टर के भी पैसे कहाँ थे हमारे पास। पर जब से तुम आए हो ना, तब से सारी परेशानी की छुट्टी हो गई। अब तुम संभालो, हम तो भैया चले स्कूल को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सिर्फ 4 सालों में 3 करोड़ से 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल। कष्टों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी 2024 तक सकल संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 17.3% अधिक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ने एक रिपोर्ट जारी कर ये जानकारी दी कि देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी पिछले साल के मुकाबले 20% बढ़कर 15,60,000 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमानों का 80.23% है। CBDT ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के ये आंकड़े लगातार ऊपर जा रहे हैं और इसके साथ ही कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 13.57% और पर्सनल इनकम टैक्स में 26.91% की वृद्धि हुई है। CBDT के आंकड़ों के अनुसार 10 फरवरी तक 2.77 लाख करोड़ रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवकों को 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सेवाएं आरंभ होने जा रही हैं और इनके शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ उपस्थित रहेंगे। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से UPI सेवाओं के लॉन्च का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी लॉन्च की जाएंगी। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए UPI निपटान सेवाएं संभव हो सकेंगी।
मॉरिशस में रुपए कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपए तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे तथा भारत और मॉरिशस दोनों देशों में निपटान के लिए रुपए कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। और फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए और इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान ही आमंत्रित थे, लेकिन उसके बाद से प्रतिदिन श्रद्धालु रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या का रुख कर रहे हैं। और रविवार को उत्तर प्रदेश के विधायकों को मुख्यमंत्री और स्पीकर के आमंत्रण पर यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायक इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया। चेंज ऑफ गार्ड एक बहुत ही पुरानी सैन्य परंपरा है। समारोह का मुख्य आकर्षण गार्ड का बदलना है, जहां पुराने गार्ड नए गार्ड को जिम्मेदारी सौंपते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की गवाह बनी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के गोविंदा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर अभिनेता और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर रहे। चेन्नई में एक यात्रा में भाग लेने के साथ ही उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। जेपी नड्डा चेन्नई में एक यात्रा में शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। उधर गुवाहाटी में भाजपा की ओर से पूरे देश में ग्रामीण और शहरी इलाकों में दीवारों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का चित्र उकेरा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है। कांग्रेस की नीति के कारण देश लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2022 के कोयंबटूर कार बम विस्फोट मामले और
और ISIS भर्ती मामले में तमिलनाडु में कुल 21 स्थानों में छापेमारी की। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय सेना द्वारा समय समय पर अपने जवानों के कौशल को निखारने के लिए राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन रिज में वार्षिक फील्ड फायरिंग अभ्यास संचालित किया गया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे